थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन इन रियल टाइम। कॉन्वर्सेशन सुनिए, उसमें जो सेंटेंस यूज हो रहा है, किस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, उसमें क्या वर्ड्स लग रहे हैं, वर्ड कहाँ लगा हुआ है, ये चीजें समझनी है। टॉपिक वाइज ज्यादा सीखेंगे ना तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहेंगे, ग्रामर आ जाएगी, लैंग्वेज नहीं आएगी, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करेंगे। आई विल बी आस्किंग मेहरीन सम क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड शी विल ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चंस। और कुछ गलतियां वगैरह होती हैं तो उन चीज़ों को साथ के साथ डिस्कस करेंगे। 100 सेंटेंसेज आप सुनेंगे, पूरी इंग्लिश आपको आ चुकी होगी, राइट। तो जैसे हम अटकते कहाँ पर हैं आकर के, जैसे कई बार हमें ये कहना पड़ जाता है, आज तो मम्मी ने भूखा ही मार दिया जी। मैंने जैसे ये सेंटेंस कहा कि आज तो मम्मी ने भूखा ही मार दिया, सारी भावना आप तक पहुंच गई एक ही सेंटेंस से कि हो सकता है खाना बनाने में देरी हो गई, लेट हो गए, राइट। कुल मिलाकर के जान से तो नहीं मारा है। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये बात को कहने की कोशिश करनी है, आज तो मम्मी ने भूखा ही मार दिया। वर्ड्स को भूल जाइए, फीलिंग को एक्सप्रेस करिए इंग्लिश में नेचुरली। My mom didn't give me a food today. आज नहीं दिया। So my mom didn't give me the food today। मैसेज लगभग चला गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ का कुछ कह देना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको बात कहनी है, उस बात को कहने के लिए जितने आपके पास वर्ड्स हैं उनको यूज करके मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करें। सो माय मॉम डिडंट गिव मी फूड टुडे। मम्मी ने आज खाना नहीं दिया। लेकिन जब इतना बोलना आ जाएगा तो फिर इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, माय मॉम लिटरली स्टार्व्ड मी टुडे। स्टार्व एक वर्ड होता है, स्टार्व करना, कहते हैं ना हम स्टार्विंग, जैसे भूख से मरा जा रहा हूँ, बहुत तेज ज्यादा भूख लग रही है, जैसे भूख लग रही है, जैसे जान निकली जा रही है। हाँ, जान निकली जा रही है टाइप है, तो आप बोलते हैं। हाँ, भूख से जान निकली जा रही है तो आई एम स्टार्विंग। तो स्टार्व खुद भी कर सकते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति को भी कर सकता है। सो माय मॉम लिटरली स्टार्व्ड मी टुडे। आज तो भूखा ही मार दिया, राइट। एक और तरीके से अगर कही जाए इसको, एक्सप्रेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, माय मॉम जस्ट लेफ्ट मी हंग्री ऑल डे। पूरे दिन भूखा रख दिया हमको, हैं। माय मॉम जस्ट लेफ्ट अस हंग्री ऑल डे, यानी पूरे दिन भूखा रख दिया, आज तो भूखा ही मार दिया। जैसे कि रोजा था हमारा, जैसे कि रोजा था। एज इफ वी आर फास्टिंग। एज इफ का मतलब हो जाता है जैसे कि। तो करना क्या है, देखो, मैं आप पेशेंस रखिएगा, एक ही मिनट लूंगा मैं आपका। यही करना है, लिसन टू दी सेंटेंसेस इन रियल टाइम। रियल टाइम में ना आप उस भावना से कनेक्ट कर पाएंगे कि इस बात को किस भाव के साथ कहने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ एज इफ कह दिया, हमें ऐसे भूखा मार दिया जैसे हमारा रोजा हो। एज इफ वी आर फास्टिंग, या फिर लाइक वी आर फास्टिंग। एज इफ, लाइक की जगह भी यूज हो सकता है। जैसे एज इफ को ही समझ लेते हैं फिर यहाँ पर, राइट। जैसे ये कहें, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं, ऐसे कर रहे हो जैसे, राइट। तो ऐसा भाव जब कोई बंदा प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड यानी बन के दिखा रहा है, जैसे कि। एज इफ का मतलब है जैसे कि, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। यू एक्ट, हाँ, यू एक्ट लाइक यू डोंट नो मी। हाँ, लाइक हटा दे बस, यू एक्ट लाइक यू डोंट नो मी, चल जाएगा, हटाना है बस। हाँ, चल जाएगा। लेकिन यू एक्ट एज इफ यू डोंट नो मी। यू एक्ट एज इफ यू डोंट नो मी। एज इफ मतलब ऐसे जैसे, राइट, ऐसे जैसे। हाँ, जैसे कि ये कहने लग जाए, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सच में टीचर हो। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सच में टीचर हो। हाँ, यू एक्ट एज इफ यू रियली टीचर। हाँ, यू आर अ टीचर फॉर रियल। You are a teacher for real. Right? उल्टा बोल दिया। You act as if you are really a teacher. Really teacher? Really a teacher. Right? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सच में टीचर हो। ऐसे कह दें, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे चॉकलेट तुम्हारी है। हाँ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे चॉकलेट तुम्हारी है। You act as if। You act पता है क्यों कह रहे हैं? यू आर एक्टिंग भी कह सकते हैं, यू आर बिहेविंग भी कह सकते हैं। बहुत सारी ग्रामर जो है ना, रहा रही, चुका चुकी, कॉन्वर्सेशन इस स्टेज पे आकर के फिर वो वैसे सेंटेंस को बहुत नेचुरली बोलने के लिए वो ग्रामर ओमिट करी जाएगी, राइट। बिल्कुल हिंदी से नहीं मिलाना है कि भैया कर रहा है तो यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर अ टीचर कह सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है। स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से पहले वाला बेटर है, लेकिन ये कहा जाएगा यू एक्ट एज इफ यू आर टीचर, जैसे तुम टीचर हो, हैं। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे टीचर, ये चॉकलेट तुम्हारी है। यू एक्ट एज इफ दिस चॉकलेट इज योर्स। योर्स, एस लगा देंगे, योर्स, हैं। यू आर एक्टिंग
एज इफ दिस चॉकलेट इज योर्स। वैसे यहाँ पे चॉकलेट है नहीं। हाँ, इसे कैसे बोलूंगी? ये जो लगाया हमने वैसे, यहाँ पर चॉकलेट तो है ही नहीं। वैसे को क्या कहते हैं? वैसे। ये वाला जो वैसे है इसको कहते हैं एनीवे। 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 यहाँ तो कोई चॉकलेट है ही नहीं। एनीवे। हाँ, यहाँ पे कोई चॉकलेट नहीं है। यहाँ तो कोई चॉकलेट है ही नहीं। एनीवे। जब कोई चीज होती है तो कैसे बताते हैं? भूल गई। देयर इज अ चॉकलेट। एनीवे देयर इज अ चॉकलेट। है, और अगर नहीं है तो देयर इज नो हाँ चॉकलेट। एनीवे देयर इज नो चॉकलेट हियर। हियर। देयर का पता है कौन सा वाला लगा रहे हैं? देखो, देयर और हियर दोनों चीजें लग रही हैं यहाँ पे। देयर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज के अस्तित्व की बात करते हैं, एग्जिस्ट करता है या नहीं है, राइट? सो एनीवे देयर इज नो चॉकलेट। चॉकलेट नहीं है, और कहाँ पर? हियर। हियर। तो प्लेस वाला हियर बाद में लग रहा है, देयर लगा देते हैं। जैसे सिर्फ एक सेंटेंस इतना ही कहना पड़े हमें कि भाई ऐसा है, एक टेबल है, सिर्फ इतना कहना है, एक टेबल है। तो कैसे कहेंगे? ये थोड़ी कह देंगे ए टेबल इज। नहीं, क्या कहेंगे? एक टेबल है, देयर इज अ टेबल। देयर इज अ टेबल, राइट? तो किसी चीज के एग्जिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, एग्जिस्टेंस मतलब होना, अच्छा ठीक। एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में होना, तो देयर लगा देते हैं। सो एनीवे देयर इज नो चॉकलेट, है ही नहीं। कहाँ पर? यहाँ, हियर, राइट? जैसे हम यहाँ कहें यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, देयर इज नो हॉस्पिटल हियर। हियर। हमारे शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। देयर इज नो हॉस्पिटल इन माय सिटी। इन आवर सिटी। इन आवर सिटी। अरे मेरी हाँ? थोड़ी नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहने लग जाएं लाइट नहीं है, देयर इज नो पावर। देयर इज नो पावर, राइट? लाइट है, देयर इज पावर। हाँ। तो हर जगह एक रूल हर सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन को सुनना पड़ेगा, राइट? तो लाइट है तो या देयर इज पावर। देयर इज द पावर इज ऑन। द पावर इज ऑन। मतलब कुल मिलाकर के वो एक्सप्रेशंस हैं, लाइट है, राइट? तो डिपेंड करेगा कि ये हमें बोलना पड़ेगा। अगर किसी को हम आंसर वगैरह कर रहे होंगे उस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से बचना है। ऐसे ये जो स्टेज है ना कि भाई ऐसा है, रमेश जाता है, सुरेश आ गया, मैं खाना खा चुका, ये स्टेज ग्रामर सीखने के लिए होती है। लेकिन कॉन्वर्सेशन करना है तो कॉन्वर्सेशन में 3-4 सेंटेंसेस होते हैं इकट्ठे। पहले क्या बोला उसके अनुसार अगले सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर और ग्रामर यूज होगी। इंडिविजुअल सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना है, राइट? जैसे अगर नहीं, कभी कभी ये भी तो बोलते हैं लाइट बहुत ड्रामे कर रही है आज। कोई भी चीज ड्रामा कर रही है, परेशान कर रही है, तो एक्टिंग अप। एक्टिंग अप। हाँ, द पावर इज एक्टिंग अप। द पावर इज एक्टिंग अप। हाँ, राइट? कर रही है लाइट यार। हमें परेशान कर रही है। तो जैसे अगर हम ये कहें कि हम तो लाइट के चक्कर में रह गए, वरना हम तो अब तक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। लाइट के चक्कर में रह गए। हाँ, हम लाइट के चक्कर में रह गए, वरना अब तक तो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो भी गई होती। वेल मैं यही पूछने वाली थी। तो ये क्या हैं? ये एक्सप्रेशंस हैं, ये बड़े ऊट पटांग हिंदी के सेंटेंसेस हैं। अगर हम हिंदी के ट्रांसलेशन की आदत डालेंगे तो हम हर दूसरे सेंटेंस पे आके अटकते रहेंगे। आप भावना को समझो, हम लाइट के चक्कर में रह गए, वरना अब तक तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई होती है। हमारी बात बतानी है, हिंदी के शब्द ट्रांसलेट नहीं करने हैं। हम लाइट के चक्कर में रह गए। हाँ, वरना हमारी तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई होती। इस बात को कहने के लिए भले 20 सेंटेंस बोलने पड़े, ये मैसेज पहुंचाना है हमारे व्यूवर्स तक कि हमारी वीडियो लेट क्यों हुई। ये कहना है कि भाई लाइट के चक्कर में रह गए, वरना अब तक तो रिकॉर्ड हो गई होती। आप भी बोलने की कोशिश करो इस बात को। ठीक है, लाइट के चक्कर में रह गए, बस ये नहीं समझा। लाइट के चक्कर में यानी क्या कर रहे थे, समझना है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी हिंदी को समझना। जिसने हिंदी समझ ली उसने इंग्लिश सही तरीके से बोल दी। अभी हम क्या करते हैं, हमें सेंटेंस रटे हुए हैं हिंदी के, बिना सोचे हम वो सेंटेंस बोल डालते हैं। हाँ। और वो फिट भी बैठ जाता है। चक्कर में नहीं रह गए हम, वी वर वेटिंग फॉर द पावर। We were waiting for the power. हम यहाँ लाइट का इंतजार ही तो कर रहे थे। Power made us late. Power made us late. लाइट ने हमें लेट करा दिया। अब पहुँच रहा है धीरे धीरे मैसेज। हाँ। है, we were waiting for the power। नहीं तो हमारी वीडियो अपलोड हो भी गई होती। अब इसमें ग्रामर आएगी, इस वाले सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा कंडीशनल आ जाएगा समझ में। नहीं तो हमारी वीडियो अपलोड हो भी गई होती, कोई काम हो चुका होता तो। A video our video अरे हमारी है। हाँ, our video यानी हमारी वीडियो, our video would have been uploaded अब तक।
Would have been uploaded. Would have been uploaded. अब तक तो अपलोड हो भी गई होती। अब अगर ये जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है would have been, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे वुड और हैव वाले वीडियो का लिंक भेज दीजिए। वो बड़ा डिटेल में हमने वुड के इस्तेमाल थोड़े थोड़े सेंटेंसेस और हैव, वुड अलग है हैव अलग है, इन दोनों के अलग अलग वीडियोस हैं, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ बोला गया है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा लिंक, मैं आपको भेज दूंगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में, राइट। तो वाई यू लीनिंग बैकवर्ड? Because I'm tired. Because I'm tired, कहना है बैठे बैठे थक गई। देखो ये एक्सप्रेशन है, बैठे बैठे थक गई ऐसे नहीं बोला जाएगा। फिर से भावना, हिंदी को सुधारना है। आप समझ जाइए, इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, आपको हिंदी समझनी है अपनी। जितना जितना आप अपनी बात को समझ के बोलना शुरू कर देंगे, क्या आदत डालनी है, बात को समझ के बोलना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिना समझे हिंदी का जो सेंटेंस आ गया दिमाग में उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। कहना है मैं बैठे बैठे थक गई। अब बैठे बैठे थकी है कैसे? I'm sitting and I'm tired. हाँ, लगभग पहुंच गई, लेकिन थकी अचानक से बैठ के तो नहीं थकी, पहले से बैठी हुई है, हाँ, तभी तो थक गई। हिंट मिल रहा है, पहले से अब तक, पहले से अब तक कुर्सी की मैं भी एक हूँ, has been, हाँ, पहले से अब तक कुर्सी है मैं भी एक हूँ, मतलब है तो तू भी बैठी हुई ना। So हाँ? I have been sitting for so long. So थक गई? I'm tired. I am tired. I got tired. That's why मैं इसलिए मैं पीछे झुक गई। That's why I'm leaning backward. Leaning backward, इसलिए मैं पीछे की तरफ झुक गई, राइट। अगर कहना है मैं कुर्सी पे झुक गई, I'm leaning backward on the chair. Against the chair, Against the chair. पीछे Against the अगेंस्ट chair. द चेयर, अगेंस्ट झुक गया, राइट। जैसे अगर ये कहें कि भाई सीढ़ी दीवार पे खड़ी है, सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। हाँ, सहारे खड़ी है, कैसा भी। तो ये वाली जो अवस्था है, कोई भी टिक के खड़ा हुआ है तो अगेंस्ट है, राइट। Against. हाँ, सो द लैडर, सीढ़ी को लैडर कहते हैं। लैडर, हाँ, जो डंडे वाली सीढ़ी है उसको लैडर कहेंगे, राइट। और जो सीढ़ी वाली पहले उसको पूरा कर लेते हैं। द लैडर इज प्लेस्ड, The ladder is placed against the wall. इस तरीके से सीढ़ी लगा रखी है, बाहर राइट। है। और जो वो बने बनाए जो होते हैं सीमेंट के, उनको हम स्टेयर्स कह देते हैं, हाँ, राइट। और जो घर के बाहर बने हुए होते हैं 2-3 सीढ़ियाँ, दहलीज जैसे कहते हैं। दहलीज वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको स्टेप्स कह देते हैं, Steps. हैं। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारे दरवाजे पे सीढ़ियों पे ही खड़ा हूँ, I'm standing on your हाँ, देखो, आई एम steps. स्टैंडिंग एट योर डोर At your door. ऑन द स्टेप्स, On the steps. राइट। स्टेप्स कह देंगे उनको, राइट। अगर ये कहूँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, अब सोचना है फिर से ध्यान से, कौन सी वाली, कौन सी वाली? डंडे वाली या सीमेंट वाली, कौन सी वाली? मैं डंडे वाली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो क्या बोला था डंडे वाली सीढ़ी को? लैडर, Ladder. हाँ। चढ़ने को चढ़ने को क्लाइंब, climb. क्लाइंब का मतलब है चढ़ना, हाँ। तो मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ तो I'm climb आई on the. चढ़ रहा हूँ, I'm climbing. हाँ। I am climbing on the ladders. हाँ, देखो इसमें ऑन नहीं लगाएंगे। देखो ऑन का मतलब है आप ऑलरेडी उस पे हैं, राइट। आई एम क्लाइंबिंग द लैडर, The ladder. ऑन की जरूरत वहां पर नहीं है, राइट। समझ में आया ऑन क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी नहीं, उसके ऊपर थोड़ी ना, जैसे कि टेबल के ऊपर है बॉटल, है, द बॉटल इज ऑन द टेबल, bottle is on the table. अगर जैसे कि मैं छत पे टहल रहा हूँ, ऑन को समझना है, यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे हैं, बस ये छोटी छोटी बारीकियां समझनी है। मैं छत पे टहल रहा हूँ, छत को क्या कहते हैं? छत को क्या कहते हैं? रूफ, Roof. हाँ, I'm walking on the roof. ऑन द रूफ, राइट। अब मैं कहूँ मैं छत पे आ रहा हूँ, मैं छत पे आ रहा हूँ, हाँ। अब वो सीढ़ियों पे चढ़ के तो ही आ रहा हूँ ना। बस यही है, ऐसा यही चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। 100 सेंटेंस आपने डिस्क्राइब कर लिए रियल टाइम में देख के कि ये दिख रहा है, इस बात को सामने वाले के माइंड में ये वाली इमेज कैसे बनाए। बोलते क्यों हैं हम कि हम सामने वाले के माइंड में इमेजेस बनाते हैं ताकि वो समझ जाए, राइट। तो कुछ भी दिख रहा है वो इमेज बनानी है, कुछ भी शब्द यूज़ करके उसको मैसेज पहुँचाना है। तो मैं आ रहा हूँ छत तक, तो मैं सिंपल कहूँगा आई एम कमिंग ऑन टू द रूफ। I'm coming onto the roof. हाँ, मैं अगर नॉर्मल बैठा होता, रियल टाइम में बात करने का फायदा ये है कि अगर नीचे से कोई आवाज़ लगा रहा है तो मैं कहूँगा आई एम कमिंग अपस्टेयर्स, I'm coming upstairs. राइट। हाँ? अगर ऐसे कहूँ कि मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, उतरने को
उतरने की लिटरल इंग्लिश नहीं है, तो आई एम कमिंग डाउनस्टेयर्स, राइट, नीचे आ रहा हूँ, नीचे लकड़ी वाली सीढ़ी, स्टेप्स आपको ही डाउनस्टेयर्स। हाँ नहीं, वो वाली, अगर वो वाली है सीढ़ी पे से उतर जाओ तो मैं कहूँगा कम डाउन द लैडर, कम डाउन द लैडर। और इसमें ऑन फ्रॉम वगैरह की जरूरत नहीं है, कम डाउन द लैडर यानी उतर के आ जाओ, राइट। या फिर गेट ऑफ द लैडर, गेट ऑफ का मतलब ये उतर जाना, बाइक पे बैठ जाओ तो बाइक, गेट अप, गेट ऑन द बाइक, बाइक से उतर जाओ, गेट आउट द बाइक, गेट ऑफ द बाइक। ऑफ का मतलब है OFF वाला ऑफ है, ये डिस्कनेक्ट होना, राइट। हाँ। वो बेड पे से कूद पड़ा, ही इज जंप्ड ऑन द बेड, पुराना है, उतर कूदा ना, इज क्यों लगेगा फिर, ही जंप्ड फ्रॉम द बेड, या फिर ही जंप्ड ऑफ द बेड, ऑफ पता है क्यों कह रहे हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हुआ वहां हाँ, से। अगर ये कहें कि वो बेड पे कूद पड़ा, बेड पे कूदा, देखो थोड़ा सा ये वाला सेंटेंस बड़े ध्यान से बोलना है, बड़े ध्यान से बोलियो। ऐसा कहना है वो बेड पे कूद गया, he jumped on the bed। हाँ, इससे क्या मैसेज आया, वो बेड पे ही खड़ा था, बेड पे ही कूदा, he jumped on the bed, राइट। जैसे वो बेड पे कूद रहा है तो he is jumping on the bed, लेकिन मुझे कहना ये है कि नीचे से उसने छलांग लगाई और बेड के ऊपर कूद पड़ा, नीचे से छलांग लगाई, बेड के ऊपर कूदा। हाँ, तो इस बात को कैसे बताएंगे? अगर हमने ये कहा ही जंप्ड ऑन द बेड तो इसका मतलब बेड पे कूद रहा है, नीचे से छलांग लगा के बेड पे कूद गया। ही जंप्ड फ्रॉम द बेड, फ्रॉम का मतलब तो से हुआ, हाँ, जैसे स्टेबल पे खड़ा हुआ है आयन आके, हाँ, और यहाँ से कूद गया बेड पे, तो कैसे बताऊंगा? ही जंप्ड, ऑन का मतलब जहां तक, टू का मतलब है ट्रांसफर, ही जंप्ड ऑन टू द बेड, राइट। ऑन और टू दोनों चीजें बता देंगे, ऑन मतलब टू कर दिया, ऑन टू कर देंगे, ऑन का मतलब यहाँ सरफेस पर, और टू इसलिए लगा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी जगह नहीं कूदा, कहीं से आया, कहाँ पे कूदा, ही जंप्ड ऑन टू द बेड। आई बात समझ? इसीलिए इनटू कह देते हैं, राइट। जैसे ये कहूँ जाओ भाई ऐसा है, ये बॉटल फ्रिज में रख दो, ये बॉटल फ्रिज में रख दो, हाँ, क्या कहते हैं उठाने को, टेक अप, हाँ, टेक अप द बॉटल एंड रेफ्रिजरेट द बॉटल। हाँ क्या हो गया है, सही से बोला, हाँ, ये बॉटल फ्रिज में रख दो, तो सिंपल पुट, इतना भी डिस्क्राइब नहीं करना कि एक एक चीज की ब्रिंग योर हैंड फॉरवर्ड एंड देन होल्ड द बॉटल देन पिक इट अप, इतना भी डिस्क्राइब नहीं करना है, सिंपल कहना है कि भाई ये बॉटल फ्रिज में रख दो, सो पुट दिस बॉटल इनटू द फ्रिज कह रहे हैं, राइट। इन द फ्रिज क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इन है तो इन, ऑलरेडी ऑन है तो ऑन, लेकिन जहां मूवमेंट जैसी बात आ रही है, क्लियर करना है कि भाई वहीं पे ये कार्य नहीं हुआ, कहीं और से आकर के कनेक्ट हो रहा है, सो पुट दिस बॉटल इनटू द फ्रिज। टू का मतलब है कनेक्शन, दूसरा प्लेस, दूसरा छोर। आई बात समझ? हाँ, जैसे कि ये कहना पड़ जाए कि लैपटॉप पे से धूल झाड़ दो, धूल को डस्ट, लैपटॉप पे से धूल हो गई, बहुत ज्यादा धूल झाड़ दो, क्लीन द डस्ट। यही है, बार बार यूज करेंगे ना, इसमें भी हटाने की, डिस्कनेक्ट करने की बात हो रही है। डस्ट ऑफ द लैपटॉप, डस्ट ऑफ यानी डस्ट को ऑफ कर दो, कहाँ से? द लैपटॉप। तो कहीं फ्रॉम लगता है, कहीं प्रीपोजिशंस लगते हैं, प्रीपोजिशंस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखो आपको लग रहा होगा ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन कब तक सुनेंगे, मुश्किल से 1000 सेंटेंस अगर आप सुन लेंगे, 1000 नहीं सुनने पड़ेंगे, 500 अगर आपने सुन लिए तो आप कहेंगे, और कम, हाँ, इतने तो सुनने पड़ेंगे। 500 सेंटेंसेस अगर आप रियल टाइम में सुन लेंगे तो आप खुद से ये कहेंगे नहीं यार, वही ग्रामर, वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं बार बार, राइट। कभी बार बार कुछ और बात कह रहे होंगे तब भी उसमें ऑन टू कह रहे होंगे, बार बार ऑफ कहेंगे, इनटू कहेंगे, फ्रॉम कहेंगे, विद कहेंगे, राइट। तो बार बार अलग अलग सेंटेंसेस में जब आप इनको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इन कभी पहले चला जाता है, कभी बाद में चला जाता है, कभी अबाउट है बीच में आ जाएगा, कभी लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि सेशन खत्म होने वाला है, कुछ काम होने वाला है तो
अबाउट टू, about to, सेशन खत्म होने वाला है। the session, हाँ, the session about to wrap up, अबाउट टू एंड। about to end, ये रैप अप मिक्स होकर के सारी चीज़ें पहले दिमाग में आएंगी, फिर इनको बिल्कुल सही तरीके से लगाना आ जाएगा। द सेशन इज अबाउट टू एंड, about to end, राइट। हम सेशन खत्म करने वाले हैं। हम सेशन खत्म करने वाले हैं। हाँ, we session, वी आर। we are हाँ। the session about to end, हाँ, ये वर्ड ऑर्डर की सारी की समस्या है, वर्ड ऑर्डर सही करना पड़ेगा। वी आर we are क्या करने वाले हैं? end the session, अबाउट टू about to एंड द सेशन। end the session, वी आर about to end the session, रैप अप द सेशन, wrap up the session, राइट। तो बोलना पड़ेगा बार बार हमारे साथ में। तो देखो अभी हो गए हैं लगभग थोड़ा समय हुआ है। इस सेशन को आप 2-3 बार बोलिएगा। देखो देखिएगा, सॉरी, इस सेशन को 2-3 बार देखना। इसमें हमने काफ़ी भरपूर मात्रा में ग्रामर और वर्ड ऑर्डर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ करी है। हर सेंटेंस को स्पीक आउट लाउड वाइल वॉचिंग द वीडियो। स्पीक आउट लाउड पता है क्या होता है? मनी बोलना, शायद। मनी मन नहीं, राइट। इसका मतलब होता है इतनी ज़ोर से बुदबुदाना कि कोई आप खुद की आवाज़ खुद सुन सकें, राइट। स्पीक आउट लाउड इस प्रकार से कह दिए। और किसी को कहें बहुत ज़ोर से बोलो, चीखो, Speak loudly, लाउडली, राइट। आउट लाउड यानी कम से कम इतना तो बोलो कि मुंह से आवाज़ निकले। तो लॉजिक लगाइए और इसको 2 बार देखिएगा, हर सेंटेंस को रिपीट करिएगा। 2 घंटे के बाद फिर दोबारा एक सेशन लेके आते हैं। आप देख लेना, 50 सेशंस आप देखेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के सारे एक्सप्रेशन आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा और बाय बाय।